गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी मध्यकाल से संबंधित। इससे पहले हमने प्राचीन काल से संबंधित जितने भी हमारे टॉपिक थे सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास जो हमारी मध्यकाल से शुरू होने जा रही है, तो मध्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकाल की शुरुआत होती है भारत पर मुस्लिम आक्रमण से, और सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से जो है मध्यकाल की शुरुआत हो रही है और वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है यूनानियों ने, ऑप्शन बी है रोमवासियों ने, ऑप्शन सी है चीनियों ने, या ऑप्शन डी अरबों ने। तो भारत के लोगों के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन देखकर आपको सही आंसर देना है। अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो ऋग्वेद के अनुसार एक कबीले के नाम पर ही, भरत नाम के कबीले के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा था, भारत। और अगर हम परंपरा की बात करें तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा था। लेकिन यहाँ पे हमें भारत की जनता को हिंदू किसने कहा था ये बताना है। तो ये कहा था अरबों ने। किसने कहा था, अरबों ने। ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अरबों के द्वारा क्या था कि सिंधु जो नदी है उसी के नाम पर वो सै को क्या बोलते थे, है बोलते थे, और इसी के द्वारा ये नाम क्या पड़ गया, हिंदू। तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया था, अरबों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है महमूद गजनी, ऑप्शन सी हो जाएगा महमूद बिन कासिम, या ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद गोरी। तो किसके द्वारा सबसे पहले, कौन वो मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो 8वीं शताब्दी के अंदर, कब, 8वीं शताब्दी के अंतर्गत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया गया। ये एक अरब आक्रमणकारी था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने। तो किसने किया था, अरबों ने किया था। और पहला जो आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था, 8वीं शताब्दी में किया था। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले हमें कथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है आर, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, और इसका कारण लिखा गया है कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन देख लीजिए। ए जो है आपका है, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा आपका है ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो चलिए इनको अच्छे से देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये एकदम सही हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसी ने भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और जो महमूद गजनी है, इसका भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में सत्ता स्थापित करना नहीं था, बल्कि इसका प्रमुख जो उद्देश्य था यहाँ पे लूटपाट मचाना था। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा आर। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। आर गलत है, ए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है अब्दुल कादिर बंदायूनी, ऑप्शन सी है अल बरूनी, या ऑप्शन डी है दारा सिको। क्वेश्चन हमारा है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। ऑप्शन देखकर आप सही आंसर देंगे। अबुल फजल, अब्दुल कादिर बंदायूनी, ऑप्शन सी है अल बरूनी, या ऑप्शन डी है दारा सिको। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। दारा सिको जो काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये औरंगजेब का भाई था।
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। ये कौन था? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये सिर्फ एक इतिहासकार ही नहीं बल्कि एक गणितज्ञ, एक खगोल शास्त्री, एक औषधि विज्ञान में भी इसको काफी रुचि थी। इसने भारत में जो विष्णु पुराण है, वेद पुराण, सभी का अध्ययन किया था। और किस लिए किया था? क्योंकि ये भारत की संस्कृति के बारे में जानना चाहता था और इसीलिए इसने भारत में जो पुराण थे, वेद थे, उन सभी की रचना किसमें की थी? अरबी भाषा में। इन सभी की रचना इसने अरबी भाषा में की थी। और ये किसके साथ में आया था? तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था, जो महमूद गजनवी के साथ में भारत में आया था 12वीं शताब्दी में। और इसने भारत में जो पुराण है उनकी रचना अरबी भाषा में की थी। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अच्छे से, क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। पहला है वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ऑप्शन बी है उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। ऑप्शन सी है वह संस्कृत का विद्वान था। ऑप्शन डी है वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो अभी मैंने आपको बताया वह इतिहासकार होने के साथ साथ उसको जो है और भी बहुत सारी चीजों में रुचि थी, जिससे वह गणितज्ञ भी था, खगोल शास्त्री भी था। तो ये वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। दूसरा, वह संस्कृत का विद्वान था, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर वो भारत की संस्कृति के बारे में जानना चाहता है, यहाँ के वो जो साहित्य है उनको पढ़ना चाहता है, वेदों को पढ़ना चाहता है, तो भारत के जितने भी वेद पुराण थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। इसलिए उसको संस्कृत सीखनी पड़ी और वह संस्कृत का एक विद्वान भी था। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, उसने भारत के बारे में उसमें वर्णन किया था। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये वाला ऑप्शन जो है गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा गलत है यही हमें बताना है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। उसने अगर भारत के वेदों की, पुराणों की अगर उसने अध्ययन किया है तो वो इसलिए किया है क्योंकि वो भारत के बारे में जानना चाहता था, न कि वो एक धर्मनिरपेक्ष था। तो ऑप्शन ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है भीमराज प्रथम, ऑप्शन बी है भीमदेव, ऑप्शन सी है मूलराज, ऑप्शन डी हो जाएगा जय सिंह सिद्धराज। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और जब उसने सोमनाथ मंदिर, कहाँ पे है ये आपका? ये है गुजरात में। जब महमूद गजनवी ने भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक था भीमराज प्रथम और उसके बाद में भीमराज प्रथम ने ही इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और लास्ट में जब इसका पुनर्निर्माण करवाया गया, वो किसके द्वारा करवाया गया था? इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका जो लास्ट बार में पुनर्निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी का कौन सा दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बख्तियार खिलजी या ऑप्शन डी है यलदौज। तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उन दोनों को जलाने का कार्य किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनवाया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इन्हीं दोनों विश्वविद्यालयों को जलाने का कार्य किया था बख्तियार खिलजी ने, जिसने बंगाल और बिहार दोनों पे विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, कौन सा इसमें से जो है सही हो जाएगा? ऑप्शन पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। आर कारण जो है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे दिए कूटों में कौन से जो सही है उस उत्तर का चयन हमें करना है। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इन दोनों के बीच में क्योंकि वर्ड का यूज करेंगे, इससे आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट आपको सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत पर जब तुर्कों ने आक्रमण किया था उस टाइम क्या था, उत्तर भारत में जो राजनीतिक एकता नहीं थी और दूसरा उत्तर भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो तुर्कों का विरोध कर सके। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और इसके साथ साथ जो कारण आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी और ना ही कोई शक्तिशाली साम्राज्य था। तो इस तरह से ऑप्शन ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों ही सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से प्राप्त होती है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी, अगर हम मध्यकाल की बात करते हैं तो उस टाइम में रेशम बुनकरों की श्रेणी की जो जानकारी है वो कहां से प्राप्त होगी? ऑप्शन ए है दसपुर शिलालेख, ऑप्शन बी है प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी है एरन शिलालेख, ऑप्शन डी है हाथी गुफा शिलालेख। तो किससे हमें कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी? दसपुर शिलालेख किससे संबंधित है? कुमारगुप्त। और इसी से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? रेशम बुनकरों की। ऑप्शन ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति ये किससे संबंधित है? एरन अभिलेख ये आपका मध्य प्रदेश में है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से। हाथी गुफा अभिलेख ओडिशा के अंदर। तो ऑप्शन ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। दसपुर शिलालेख जो कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया, उसी से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो खुद ही मोहम्मद गोरी का गुलाम था और जो इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये एक गुलाम का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बलबन ये भी दिल्ली सल्तनत का शासक था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत ही दयालु एक सुल्तान था और इसको लाख बख्श इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसको लाखों के दान करने के कारण, किसके कारण? लाखों का दान करने के कारण। ये बहुत अधिक दान देता था और इसी वजह से इसका नाम लाख बख्श पड़ा था। ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है?
एक मस्जिद है, एक मंदिर है, संत की झोंपड़ी है या फिर मीनार है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपका है अजमेर में। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है, और कहां पर है ये? अजमेर के अंदर है। ऑप्शन ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश ने, या ऑप्शन डी हो जाएगा मुइनुद्दीन गौरी ने। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? मुइनुद्दीन गौरी, इल्तुतमिश, रजिया या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसके बाद में इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? दिल्ली में। और इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पे रखी थी? लाहौर में। और 1210 में अपनी मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बनता है और वो राजधानी कहाँ लेके आता है? दिल्ली में लेके आता है। तो इस प्रकार दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान थी ये, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? मंगोल का एक आक्रमणकारी था, मंगोलिया का चंगेज खां जिसका नाम था, वो भारत में किसके शासनकाल में उसमें आक्रमण करने के लिए आया था? और कौन सी सीमा पर? तो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, या ऑप्शन डी है ऐबक? कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। गुलाम वंश के दूसरे सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भारत पे आक्रमण करने के लिए आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तीसरा है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल तीन, एक और दो दोनों, दो और तीन। कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। पहला है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान जो है भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ये वाला स्टेटमेंट है आपका एकदम सही है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था चंगेज खान ने भारत में आक्रमण जो किया था किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। और ये भारत किस लिए आया था? क्योंकि जो भगोड़ा ख्वारिज्म युवराज था उसकी खोज में आया था, लेकिन बाद में जब इल्तुतमिश ने उसकी सहायता नहीं की ख्वारिज्म युवराज की, तो जो वो मामला है वहीं पे सुलट गया था। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने जो मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। नसीरुद्दीन मोहम्मद होगा, न कि मोहम्मद बिन तुगलक। नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के नहीं, नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। यहां पर ये नाम ही सिर्फ गलत है, बाकी का स्टेटमेंट सही है।
यहां पे आएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तीसरा है विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। वास्को डी गामा पहुंचा था 1498 में। उस समय तिम्मा नामक शासक का विजयनगर में शासन था। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो दूसरा तीसरा आपका गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल एक जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट हमारा है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, यानी सत्ता से विमुख करने में, सत्ता से उतारने में किसका हाथ था। तो रजिया सुल्तान शासक कब बनती है, ये बनती है 1236 ईस्वी में। कब बनती है, 1236 ईस्वी में। ये कौन थी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी कौन, रजिया सुल्तान। इसको सत्ताच्युत करने में किसका हाथ है, जब रजिया सुल्तान शासक बनती है तो बहुत सारे ऐसे, उस टाइम क्या था, मुस्लिम जो महिलाएं थी उनको पर्दे में रखा जाता था, लेकिन रजिया सुल्तान पर्दे से बाहर आकर शासन को संभालती है। तो ऐसे में बहुत सारे मुस्लिम लोग थे जिनको ये चीजें पसंद नहीं आती है। तो तुर्कों ने ही इसको सत्ता से उतारने का कार्य किया था। किसने, तुर्कों ने। ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला थी कौन, रजिया सुल्तान। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अगर हम गुलाम वंश की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके बलबन से। और बलबन ने ही किसकी नीति अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। वो खुद को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था कौन, बलबन। ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, बलबन के द्वारा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही आंसर होगा। कथन ए है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। और कारण आर में दिया गया है कि वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला क्या दिया गया है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है, वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ये इसका जो है सही व्याख्या नहीं है। वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था, उत्तर पश्चिमी सीमा पर दुर्गों का निर्माण करवाया था। दुर्गों का निर्माण करवाया था, न कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण से सुरक्षित होने के लिए उसने अपने शासन को शक्तिशाली नहीं बनाया था। ये व्याख्या जो है वो उसकी गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट दोनों ही सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है किंतु ए की जो है, आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी वह कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान ही प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन या ऑप्शन डी है अलाउद्दीन। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने शासक को, यानी अपना जो शासन है उसको ईश्वर की सत्ता ही माना था। तो ये था आपका बलबन। बलबन का मानना था
कि जो राजा होते हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति होता है जो उसके राज्य में, वो उसकी किसी भी बात को नकार नहीं सकता है। जो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है उसकी सभी बातों को, प्रजा को जो है उसकी सभी बातों को मानने का उनका फर्ज होता है। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन बी है उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी है उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था। ऑप्शन डी है उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। तो जो तुर्कान ए चहलगानी है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। और बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, ये भी सही है स्टेटमेंट, दोनों सही हो जाएंगे। उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसने राजा को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि बताया था। नियामत खुदाई यानी खुदा का प्रतिनिधि। इसका सही जो अर्थ होगा वो होगा खुदा का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई। पहला, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ नहीं की थी। ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो बी वाला सही नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में संवय को खलीफा का सहायक कहा है? खलीफा यानी अल्लाह का प्रतिनिधि। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन का जो अर्थ है सेम वही रहेगा, तो आंसर भी आपका वही रहेगा। खलीफा का सहायक यानी ईश्वर का प्रतिनिधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। गुलाम वंश से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कहां से बनते हैं? बलबन से। गुलाम वंश से जितने संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे आज की क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।